नमस्कार। आप सभी का बायजूस एग्जाम प्रेप आईएएस में बहुत स्वागत है। आज के इस क्लास में हम डेली क्विज के महत्वपूर्ण विषयों के ऊपर में चर्चा करेंगे। अगर आपको सिविल सेवा परीक्षा की तैयारी के संदर्भ में कोई भी डाउट है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए गए गूगल फॉर्म को भर सकते हैं और सिविल सेवा परीक्षा के संदर्भ में जो हमारे विशेषज्ञ हैं वो आपकी इन शंकाओं का समाधान करेंगे। आइए अपने इस क्लास को आगे बढ़ाते हैं। पहला प्रश्न है हमारे सामने, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है इसमें, जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप अर्थात JWST को नासा, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी अर्थात ESA और कनाडाई अंतरिक्ष एजेंसी के बीच अंतरराष्ट्रीय सहयोग से विकसित किया गया था। अगला इसमें कथन है, यह अंतरिक्ष में एक बिंदु पर है जिसे पृथ्वी और सूर्य के मध्य में L2 लैग्रेंज बिंदु के रूप में जाना जाता है। इसे ब्रह्मांड में वस्तुओं द्वारा उत्सर्जित अवरक्त प्रकाश का अध्ययन करने के लिए डिजाइन किया गया था। अवरक्त अर्थात इंफ्रारेड। अब यहाँ पर हमें बताना है उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है। देखिए, हम जब बात करते हैं जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में, तो इसके संदर्भ में जो समाचार है अगर आप उसको देखें यहाँ पर, तो यहाँ पर जो जेम्स वेब टेलीस्कोप है इसने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है यहाँ पर एक ग्रह को ढूंढने में। अगर आप यहाँ पर ध्यान दें, जेम्स वेब टेलीस्कोप ने, और ये सुपर अर्थ इस ग्रह को नाम दिया गया है। हम जब सुपर अर्थ शब्द का इस्तेमाल करते हैं तो आप खासतौर पर ध्यान रखें, ये ऐसे एक्सोप्लैनेट होते हैं जो कि पृथ्वी के द्रव्यमान से इनका द्रव्यमान काफी अधिक होता है। हालांकि हमारे सौरमंडल के अंदर में जो अन्य भारी ग्रह हैं उनके द्रव्यमान की तुलना में इनका द्रव्यमान कम होता है। तो यहाँ पर जो सुपर अर्थ, जो सुपर यहाँ पर शब्द है, दरअसल ये पृथ्वी के द्रव्यमान के संदर्भ में हमारे सामने आता है। अब यहाँ पर आप देखें, अगर जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के संदर्भ में, तो पहला कथन बिल्कुल सही है और ये सूर्य और पृथ्वी के मध्य लैग्रेंज बिंदु, जैसे अगर आप यहाँ पर देखें ये पृथ्वी है और पृथ्वी से दूर यहाँ पर सूर्य है। पृथ्वी और सूर्य दोनों का एक गुरुत्वाकर्षण होता है। अब यहाँ पर कुछ ऐसे बिंदु हमें अंतरिक्ष में मिलते हैं जहां पर हम देखते हैं कि सूर्य का जो गुरुत्वाकर्षण है और जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है वो दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देते हैं और ऐसे बिंदुओं को हम कहते हैं लैग्रेंज पॉइंट्स। तो यहाँ पर L1 है, L2 है, ऐसे और भी कई जो है लैग्रेंज पॉइंट हमारे सामने उभर करके आते हैं। यहाँ पर इसको स्थापित किया गया है L2 के ऊपर में, बिल्कुल सही है। और इंफ्रारेड लाइट का स्टडी करने के लिए डिजाइन किया गया था। ऐसे में तीसरा कथन भी यहाँ पर सही है। सही जवाब इसका निकल के आता है C, 1, 2 और 3। आगे हम देखें, अगला प्रश्न है, भारतीय चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, राइट, इसके संबंध में विचार करना है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 चुनावों के पर्यवेक्षण, निर्देशन और नियंत्रण के लिए एक चुनाव आयोग की नियुक्ति का प्रावधान करता है। ठीक है, चुनाव आयोग राज्यों में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों से भी संबंधित है। यह चुनाव में भाग लेने वाले संबंधित दलों के लिए प्रतीक और चुनाव चिन्ह आवंटित करता है। संबंधित समाचार अगर आप लोग यहाँ पर देखें तो यहाँ पर बात की गई है, चुनाव आयोग जो है भारतीय चुनाव आयोग है, इन्होंने कहा है कि जो आने वाले चुनाव है, लोकसभा के चुनाव है या अन्य चुनाव जो भी हैं, जीरो टॉलरेंस टुवर्ड्स यूज ऑफ चिल्ड्रन इन द पोल कैंपेन्स। पोल कैंपेन्स के अंदर में जो बच्चों का इस्तेमाल है उसके लिए जीरो टॉलरेंस, बिल्कुल हम उसे सहन नहीं करेंगे। और अभी अगर यहाँ पर देखें आप तो बिल्कुल सही बात है, अनुच्छेद 324 का संबंध भारत के संदर्भ में एक चुनाव आयोग के संबंध में है, उसकी स्थापना की बात यहाँ पर हमें दिखाई पड़ती है। इसके अलावा एक बात आप ध्यान रखें, राज्यों के स्तर पर जो चुनाव होते हैं, अगर हम राज्यों के अंदर में असेंबली इलेक्शंस की बात करते हैं, ठीक है, तो जो असेंबली इलेक्शंस हैं वो जो भारतीय चुनाव आयोग है उसके पर्यवेक्षण में होते हैं, राइट। लेकिन राज्यों के अंदर में जो पंचायतों के चुनाव है, नगर पालिकाओं के चुनाव है, इसके लिए राज्य निर्वाचन आयुक्त जो है वो कार्य करता है, ना कि जो भारतीय चुनाव आयोग है केंद्रीय स्तर पर वो इसके साथ संबंधित नहीं होता है। सलाह वगैरह कभी दे सकता है लेकिन वो इस कार्य को नहीं करता है। दूसरा वाला यहाँ पर गलत हो जाता है। ऐसे में हम देखते हैं जो अगला यहाँ पर है कि बिल्कुल सही बात है, जो अलग अलग जो पार्टीज होती हैं, राइट, इन पार्टीज के लिए अगर हम देखें जो चुनाव चिन्ह है, जो प्रतीक है, इनको जो आवंटित करता है वो आवंटित करने का कार्य भारतीय चुनाव आयोग के द्वारा किया जाता है।
यहाँ पर आप देखें कि तीसरा वाला भी सही है, तो 1 और 3 यहाँ पर सही होता है एंड सी इज द राइट वन, राइट। आगे आप देखिए, अगला प्रश्न है G20 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। अब G20 की बैठक भारत में हो चुकी है, राइट, कुछ और बैठकों का दौर भी जारी है। आप अगर यहाँ पर देखें संबंधित समाचार को, then India participates in the first G20 education working group meeting under Brazilian presidency, right। अब अगर हम G20 को देखें तो अभी खैर हम लोग G20 इसको कह रहे हैं, लेकिन वास्तव में यहाँ पर अगर हम संस्थाओं की बात करें, जो संस्थाएं यहाँ पर शामिल हैं, तो अब यहाँ पर हम लोग इसे बेटर होगा इसे हम लोग कहें G21, क्योंकि अफ्रीकन यूनियन भी इसके अंदर में शामिल हो चुका है। अगर हम यहाँ पर देखें देशों के बारे में तो 19 देश हैं और इसके अलावा 2 क्षेत्रीय संगठन हैं, एक है यूरोपियन यूनियन और एक है अफ्रीकन यूनियन। तो यूरोपियन यूनियन और अफ्रीकन यूनियन इसके अंदर में शामिल हैं, बाकी 19 देश हैं इसके अंदर में। 1999 में इसकी स्थापना हुई थी, जो उस समय एक आर्थिक संकट आया था एशियाई देशों के अर्थव्यवस्थाओं के सामने, उसके परिप्रेक्ष्य में इसे बनाया गया था। अब अगर हम बात करते हैं इसकी प्रेसिडेंसी के संदर्भ में, तो हर साल बदलाव होता है इसमें, जबकि यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ लिखा है 2 साल में एक बार, क्योंकि ये है प्रत्येक वर्ष इसमें बदलाव होता है। पहला कथन यहाँ पर गलत है। अब G20 की जो प्रेसिडेंसी है, जो अध्यक्षता है, उसमें बड़ी खास बात है। खास बात यह है कि इसमें अगर ट्रोइका का नियम कार्य करता है। इसमें होता क्या है कि जो पिछले वर्ष का जो प्रेसिडेंट है वो भी होता है, जो वर्तमान का है वो भी होता है, और जो आगामी वर्ष का है वो भी शामिल होता है। तो ट्रोइका यहाँ पर 3 देश मिल करके कार्य यहाँ पर कर रहे होते हैं। दूसरा वाला बिल्कुल सही है और ऐसे में सही जवाब है बी, केवल 2। आगे आप देखें, अगला प्रश्न है सतत विकास लक्ष्य SDG 4 किससे संबंधित है, ठीक है। अगर आप संबंधित समाचार को देखें तो समाचार हमारे सामने आता है श्री धर्मेंद्र प्रधान टू इनॉग्रेट 2 डे उल्लास मेला इन न्यू दिल्ली टुमारो। अब ये जुड़ा हुआ है स्किल डेवलपमेंट के साथ में, ठीक है। यूनियन मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप श्री धर्मेंद्र प्रधान ने इसको इनॉग्रेट किया है। अब यहाँ पर अगर हम लोग देखते हैं तो शिक्षा के संदर्भ में है, कौशल विकास के संदर्भ में है, लोग शिक्षित होंगे तो कुशल भी होंगे, देश की अर्थव्यवस्था में एक बेहतर भूमिका अदा कर पाएंगे। अब यहीं पर हम लोग देखते हैं कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जिन्हें 2015 में लाया गया था, अधिकांश जो गोल्स हैं उनके लिए समय सीमा रखी गई है 2030, और यहाँ पर हम देखते हैं कि 17 गोल यहाँ पर डिसाइड किए गए। अगर आप यहाँ पर देखें शिक्षा के संदर्भ में, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि क्वालिटी एजुकेशन गोल नंबर 4 के रूप में हमारे सामने आता है। और आप अगर यहाँ पर देखें SDG 4 जो है सभी के लिए समावेशी और समान गुणवत्ता वाली शिक्षा। ऐसे ही आप देखें स्वच्छ जल के लिए भी SDG है, जलवायु परिवर्तन के लिए भी SDG है, सभी के लिए स्वस्थ जीवन और खुशहाली इसके लिए भी SDG है। अगर आप बात करें स्वच्छ जल और स्वच्छता की, तो आप यहाँ पर देखिए स्वच्छ जल और स्वच्छता की हम जब बात करते हैं तो क्लीन वाटर, यहाँ पर आप देखें SDG नंबर 6 को हम लोग यहाँ पर 6 नंबर का जो गोल है वो जुड़ा हुआ है स्वच्छता के साथ में, राइट। आप यहाँ पर इसको देख सकते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं स्वच्छ जल। ऐसे ही आप देखें क्लाइमेट एक्शन, अगर हम क्लाइमेट एक्शन की बात करें तो यहाँ पर आप देखें गोल नंबर 13 जो है वो क्लाइमेट एक्शन के साथ में कनेक्टेड है। ये गोल्स हमेशा काम के रहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप गोल नंबर 1 को देखें तो नो पॉवर्टी, आज का जो हमारा फैक्ट ऑफ द डे है वो इसी के साथ में कनेक्टेड है, राइट। तो इसमें जो सही जवाब था वो था डी। यहां से मैं आपको आगे ले चलता हूं और आप देखें जो अगला प्रश्न है वो PYQ 2020 के साथ जुड़ा हुआ है। प्रश्न है भारत के संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य का आदर्श घोषित करता है। कल्याणकारी राज्य की हम जब बात करते हैं तो हम मुख्य रूप से यहाँ पर बात करते हैं राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत, अर्थात भाग 4 की हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, जहां पर वेलफेयर स्टेट का जो कॉन्सेप्ट है वो रखा गया है। अगला विषय है फैक्ट ऑफ द डे, और आज का जो फैक्ट ऑफ द डे है वो है मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के संदर्भ में, बहुआयामी गरीबी सूचकांक के संदर्भ में है। वित्त मंत्रालय की यहाँ पर एक रिपोर्ट है और ये रिपोर्ट ये कहती है
कि भारत में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% से घटकर 2022-23 में 11.28% हो गई है। और इस दौरान करीब 24.82 करोड़ लोग गरीबी से बाहर आए हैं। अब जो SDG 1.2 देखिए, 1 का मतलब है SDG 1 और उसका इंडिकेटर नंबर 2 जो कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी के साथ में कनेक्टेड है, राइट। तो मैंने अभी दिखाया भी था आपको कि SDG 1 जो है वो नो पॉवर्टी के साथ में ही कनेक्टेड है। अब यहाँ पर आप देखें कि मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी MPI अर्थात होती क्या है। दरअसल MPI गरीबी के एक माप है जो आय या उपभोग के अलावा शिक्षा और बुनियादी ढांचे तक पहुंच में कमी को दर्शाता है। दरअसल यहाँ पर मैं दो विद्वानों का जिक्र करूंगा, एक है अल्किरे, सबीना अल्किरे, और एक है मिस्टर फोस्टर। ठीक है, ये दो लोगों के नाम है, अल्किरे और फोस्टर। इन्होंने गरीबी की माप करने के लिए इस पद्धति को विकसित किया। सामान्य रूप से जो सामान्य पद्धतियां हैं गरीबी की माप के लिए, वहां पर हम संख्याओं को देखते हैं, लेकिन इस पद्धति की एक खास बात यह है कि यहाँ पर हमें इस बारे में जानकारी प्राप्त हो पाती है कि जो लोग गरीब हैं वो आखिर गरीब क्यों हैं, राइट। तो यहाँ पर स्वास्थ्य तक पहुंच, शिक्षा तक पहुंच और उनका जीवन स्तर कैसा है। मान लीजिए कोई व्यक्ति ऐसा हो सकता है उसका स्वास्थ्य खराब है, स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच अच्छी नहीं है, जबकि शिक्षा और जीवन स्तर थोड़ा बेहतर है। किसी का हम देखते हैं कि शिक्षा और जीवन स्तर उतना बेहतर नहीं है लेकिन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच है। तो यहाँ पर इस बात को देखा जाता है कि टारगेटेड जो नीतियां होती हैं, जो लक्षित नीतियां होती हैं, उनको तैयार करने में जो MPI है, मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो है वो हमारी हेल्प करता है। यहाँ पर हम देखते हैं कि इन 3 आयामों को पोषण, बाल और किशोर मृत्यु दर, मातृ स्वास्थ्य, वित्तीय समावेशन, इसके साथ 12 इंडिकेटर और हमारे साथ में उभर करके आते हैं। नीति आयोग ने 2021 में भारत के लिए अपना एक इंडिकेटर डेवलप किया था, राइट। अब यहाँ पर अगर आप देखें तो जो वैश्विक MPI रिपोर्ट है इसे कौन जारी करता है, काम का हो सकता है क्योंकि रिपोर्ट्स आपकी परीक्षा के लिए हमेशा काम की रहती हैं। यहाँ पर आप देखें ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव और संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम अर्थात UNDP द्वारा संयुक्त रूप से इस रिपोर्ट को ग्लोबल लेवल पर जारी करते हैं। और भारत के अंदर में अगर आप देखें तो नीति आयोग इस संबंध में हमारे सामने उभर करके आता है, राइट। मैं उम्मीद करता हूं कि इस क्लास का आप लोगों ने आनंद लिया होगा और ये क्लास आपके लिए लाभकारी रही होगी, खासतौर पर प्रीलिम्स 2024 को ध्यान में रखते हुए। अगर वीडियो को अभी तक लाइक और शेयर नहीं किया है तो कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के नोटिफिकेशंस आप सभी तक पहुंचते रहे। मेरे साथ इस पूरी क्लास में बने रहने के लिए आप सभी का शुक्रिया।